गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो एशिया का पेपर है, आज हम उसमें पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान की चर्चा हम करते रहते हैं, पर यहाँ पर हमें उसके भौगोलिक परिदृश्य की, यहाँ की मॉर्फोलॉजी की, यहाँ की जनसंख्या की, यहाँ के फिज़िकल फीचर्स की, इंडस्ट्रीज़ की, इन सभी की बात हमें करनी है। देखिए, ये हमें पता है कि पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ। जब 15 अगस्त 1947 में भारत बना था, तभी 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान का गठन हुआ था, या पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, या हम ये कह सकते हैं कि भारत के दो टुकड़े होकर इंडिया और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। और बहुत एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से ये दोनों देश गुज़रे थे। हमें कई फिल्मों में, कई टीवी सीरीज़ में इस प्रकार की चीज़ों का आइडिया होता है कि पार्टीशन जो था इन दोनों देशों पर कितना भारी पड़ा था। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ भारत को ही उसमें बहुत भारतीयों को ही पीड़ा झेलनी पड़ी थी, वरन यहाँ पर भी सेम हालात थे। और यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन इनफैक्ट कभी स्टेबल हो ही नहीं पाई। ये ऐसा देश है जहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन, ज़्यादातर जनसंख्या बिलो पॉवर्टी लाइन है, इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ख़राब हैं, परंतु यहाँ पर जो सरकार अपना बड़ा आय का हिस्सा खर्च करती है वो आर्म्स एंड एमिनेशंस पे करती है, आर्मी को बहुत स्ट्रेंथ करने के लिए करती है, जबकि उसकी आवश्यकता यहाँ के लोगों को है, क्योंकि यहाँ भुखमरी की सी स्थिति है। पर वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम इस प्रकार का है कि शायद उनके जो चुनाव लड़े जाते हैं वो इन्हीं मुद्दों पे लड़े जाते हैं। बहुत ज़्यादा साक्षरता का नहीं है, या बहुत लोग एजुकेटेड नहीं हैं, तो वो इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते। खैर, हमें उन सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है। हम बात करेंगे सबसे पहले उसकी स्थिति और विस्तार की। तो अगर हम पाकिस्तान की स्थिति मैप में देखें तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि भारत के किस हिस्से से वो जुड़ा हुआ है। जो वेस्टर्न राजस्थान का क्षेत्र है, उससे इसकी सीमाएं ऊपर कश्मीर तक मिलती चली जाती हैं। राजस्थान, पंजाब और फिर कश्मीर तक इसकी सीमाएं हमसे मिल रही हैं। और इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल करीब करीब 7 लाख और 96,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग माना जाता है। और मुझे इसका जो पॉपुलेशन का डाटा अवेलेबल हुआ है वो जुलाई 2005 का हुआ है, जब यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 15 करोड़ 80 लाख थी। परंतु ये अब डेफिनेटली मैं नया डाटा आपको देने की कोशिश करूँगी। अब यह जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। यहाँ पर अगर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की हम बात करते हैं तो लगभग 199 पर्सन्स पर किलोमीटर की डेंसिटी यहाँ मानी जाती है। इसका विस्तार जो है वो 23 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश से लेकर 36 डिग्री 45 इंच उत्तरी अक्षांश के बीच में है, और 61 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 76 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में ये फैला हुआ है। यहाँ पर सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और 10 रियासतें जो है वो टोटल पाकिस्तान में हम मानते हैं कि ये सारा मिलके एक पाकिस्तान बनता है। और यहाँ की राजधानी जो है वो इस्लामाबाद है। अब अगर हम यहाँ के धरातलीय फीचर्स की बात करते हैं, फिज़िकल फीचर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी बड़े भाग पर विषम धरातल पाया जाता है। विषम मतलब जो मैदान को छोड़कर जहाँ पे थोड़ा ऊबड़ खाबड़ स्थितियाँ पाई जाती है। वैसे मिश्रित रूप में हम देखें तो यहाँ पर पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी हैं और मरुस्थल भी पाए जाते हैं। ये जो पर्वतीय भाग है ये पाकिस्तान का जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, आप मैप में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम भाग से लेकर दक्षिण पश्चिमी तक फैला हुआ है। मैं ये मैप भी आपको PDF में शेयर कर दूंगी। और पाकिस्तान का जो पूर्वी मैदान है वो नदियों से निर्मित है, वो ही यहाँ का सबसे प्रॉस्परस क्षेत्र है। यहाँ पर जल की कोई उन्हें समस्या नहीं है, तो खेती के लिए भी समतल ज़मीन अवेलेबल है।
अगर हम मोटे रूप में बात करें तो हम यहाँ के धरातलीय स्वरूप को 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। तो आप ये देखिए कि ये जो इसका विस्तार जो है ये उत्तरी पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ये विस्तार पामीर का ही विस्तार यहाँ पर भी चला आ रहा है और इसका ये जो भाग है ये करीब करीब 6100 मीटर की ऊंचाई पर है। और इसका जो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है वहाँ पर खैबर, बोलन और गोलम ये दर्रे वहाँ पर स्थित हैं और घुमावदार या मोड़दार पर्वत इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। बड़ा कई क्षेत्र यहाँ के बड़े दुर्गम क्षेत्रों में कंसिडर किए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे उप पर्वतीय प्रदेशों की। तो ये कौन से क्षेत्र हैं जो हिंदू कुश के दक्षिण में पाए जाते हैं और इसमें जो रीजन मेनली इसके अंडर में आते हैं वो है पोटवार का पठार है, नमक श्रेणी है, ट्रांस हिंदू मैदान है और सियालकोट क्षेत्र है। ये यहाँ का एक उप पर्वतीय क्षेत्र है जिनके बीच में ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्थित हैं। अब अगर हम इस क्षेत्र में बात करते हैं जो पोटवार के पठार की, तो ये क्षेत्र क्या है? ये उत्तरी पर्वतों से दक्षिण तक फैला है और इस क्षेत्र की अगर हम मीन सी लेवल से ऊंचाई की बात करें तो 360 से 600 मीटर तक की ऊंचाई तक है ये। और यह इसका जो निर्माण हुआ है वो बलुआ पत्थर से हुआ है। ज़्यादातर क्षेत्र में इसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। नमक श्रेणी जो है ये पोटदार पर्वत के का जो क्षेत्र है इस पठार के दक्षिणी सिरे पर स्थित है और यहाँ की जो औसत ऊंचाई मानी गई है वो 650 मीटर के लगभग मानी गई है। परंतु जो सबसे ऊंची चोटी है जिसको कहते हैं सकेसर, जिसका नाम है, वो लगभग 1500 मीटर ऊंची है। फिर हम बात करते हैं ट्रांस सिंधु मैदान की। तो ये सिंधु नदी के जो पश्चिम का क्षेत्र है और इसमें कौन से क्षेत्र आते हैं? पेशावर, कोहाट और वन्नू की घाटियाँ जो है वो इस क्षेत्र में आती है। ये एक मैदानी क्षेत्र है। सियालकोट क्षेत्र जो है ये उत्तर पूर्व का एक हम ये कह सकते हैं कि उपजाऊ भूभाग है। यहाँ की मिट्टी जो है वो कृषि के लिए बहुत अच्छी है और जल भी यहाँ पे अवेलेबल है। फिर हम तीसरे क्षेत्र की बात करते हैं जो है सिंधु का मैदानी क्षेत्र। जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता लग जाता है कि ये सिंधु नदी के बहाव क्षेत्र में स्थित है और ये बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा के क्षेत्र में 3 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता पड़ रहा है ये यहाँ का अच्छा कृषि क्षेत्र है। क्यों कृषि क्षेत्र अच्छा है? समतल मैदान है, जल की उपलब्धता है और कांप मिट्टी का क्षेत्र है तो मिट्टी की उपजाऊपन को भी लेके कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। इस क्षेत्र में जो पश्चिम का भाग है वहाँ कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिसमें कोहिस्तान का क्षेत्र जिसको कहते हैं, ये वाला क्षेत्र जो है कोहिस्तान वाला, ये थोड़ा पथरीला क्षेत्र है। और यहीं पर किरथर की श्रेणियाँ जो हैं वो उत्तर दक्षिणी क्षेत्र में फैली हुई है। तो ये वाले क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि पाकिस्तान का जो सबसे प्रोडक्टिव एरिया है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो सबसे अधिक आती है वो इसी मैदानी क्षेत्र से आती है। क्योंकि समतल क्षेत्र है, सभी सुविधाएं कृषि कार्य के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, इसलिए ये क्षेत्र जो है ये कंपैरेटिवली प्रॉस्परस क्षेत्रों में गिना जाता है। फिर हम चौथे क्षेत्र की बात करते हैं। वो कौन सा क्षेत्र है? बलूचिस्तान का पठार। ये जो पठार है अगर हम इसकी मीन सी लेवल की ऊंचाई देखें तो 300 से 1500 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई पाई जाती है। ये मध्य भाग में अधिक ऊंचा है। आसपास के कंपैरिजन में मध्य भाग जो है वो उसका अधिक ऊंचा है और ये अर्ध शुष्क परिस्थितियां यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पे इसके बीच में दक्षिण पश्चिम की जो दिशा है उसमें ज़रूर कुछ छोटी पर्वत श्रेणियाँ या उठा हुआ क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं मरु प्रदेश की। हमें पता है कि जो राजस्थान पाकिस्तान की सीमा है वो पूरा मरु प्रदेश है। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि थार का एक्सटेंशन जो है ये पाकिस्तान तक पाया जाता है और
ये मरुस्थल जो है ये बहावलपुर के क्षेत्र में, पाकिस्तान में देखें तो बहावलपुर के क्षेत्र में है। और ये यहाँ का मरुस्थलीय प्रदेश है। यहाँ की जो सिचुएशंस हैं वो थार के मरुस्थल जैसी ही है कि भाई वर्षा का औसत कम रहता है, बालू मिट्टी का क्षेत्र है, कटीली वनस्पति का क्षेत्र है। तो एक तरह से ये वाला जो क्षेत्र हम मानते हैं ये थार का ही एक्सटेंशन के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। सेम परिस्थितियाँ वहाँ पर भी पाई जाती है। तो पाकिस्तान का लैंड एरिया देखें तो इंडिया के कंपैरिजन में बहुत कम है, परंतु फिर भी यहाँ पर फिज़िकल फीचर्स में पर्याप्त विभिन्नताएं पाई जाती है। तो ये हमने पढ़ा पाकिस्तान के फिज़िकल रीजन्स के बारे में। इसका मैप मैं आपको शेयर कर दूंगी। जब भी आप ये पढ़ने बैठें तो मैप को अपने सामने रखकर बैठा कीजिए। दूसरी बात, मैंने आपको कहा था कि एटलस का यूज़ ऑफ एटलस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल और कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो यूजुअली हमें लगता है कि एटलस की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु वास्तव में अगर आप अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आपकी टेबल पे एक एटलस होनी चाहिए, ताकि जिस भी टॉपिक को हम पढ़ें आप उसको एटलस में खोल लेंगे तो आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको समझने में हर चीज़ काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो आपको अपने अध्ययन में एटलस का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की जलवायु की दशाओं के बारे में। हमें पता है कि यहाँ पर भी मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु के बारे में हमें पता है कि 6 महीने हवाएं स्थल से समुद्र की तरफ और 6 महीने समुद्र से स्थल की तरफ, इस प्रकार की स्थितियां मानसूनी जलवायु में पाई जाती है। पर ये जो पाकिस्तान का देश है ये पूर्ण रूप से पूरा जो पाकिस्तान का एरिया है वो संपूर्ण एरिया मानसून तुल्य जलवायु के उसमें नहीं आता है। इसका कारण क्या है कि जो सुलेमान और किरथर पर्वत अरब सागर से उठने वाले मानसून को इस भाग से प्रवेश करने से रोक देते हैं। इनके मार्ग में जो मानसून यहाँ पे एंटर होना होता है उसके मार्ग में जो बाधा के रूप में हम अगर मैप में देखेंगे तो सुलेमान और किरथर पहाड़ जो है उसकी बाधा के रूप में आ जाते हैं, तो उसको प्रविष्ट होने से रोक देते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये एक तरह से उसकी छाया प्रदेश में आने की वजह से ये जो मानसून का प्रभाव है उससे ये वंचित रह जाता है। उसका क्या रिजल्ट रहता है कि इस क्षेत्र में विषम जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है। अगर हम पश्चिमी भाग की बात करें तो वहाँ पर हम उसे कहते हैं ईरान तुल्य जलवायु, और पूर्वी भाग में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो हमने क्षेत्र देखा था थार मरुस्थल से लगा हुआ। और इस भाग में सामान्य इसकी क्या विशेषता है कि बहुत तो तेज़ गर्मी और बहुत तेज़ यहाँ पर ठंड पड़ती है। तो कठोर शीत भी रहती है, गर्मियाँ भी रहती है, और जो उत्तर से आती हैं हवाएं, ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं जैसे भारत में आती है, वो ही यहाँ के तापमान को भी एकदम गिरा देती है। जो इसके पर्वतीय क्षेत्र हैं, ऊंचे क्षेत्रों में, वहाँ पर भी बर्फीली स्थितियाँ हो जाती है और गर्मी में 45 डिग्री से ऊपर तापमान यहाँ पर पहुँच जाता है। तो बड़ी विकट परिस्थितियाँ यहाँ पर पाई जाती है। और हमने कई बार इस चीज़ को पढ़ा है कि पूर्वी भाग में जो स्थान है जैकोबाबाद, ऐसा माना जाता है कि ये विश्व का सबसे गर्म प्रदेश जो है वो जैकोबाबाद है। और यहाँ पर जो तापमान है ग्रीष्म ऋतु में 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। तो आप ये देखिए कितनी विकट परिस्थितियाँ यहाँ पर पाई जाती होंगी। और जो इसका मरुस्थलीय क्षेत्र है पूर्वी भाग में, वहाँ पे वही धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, रेत के टीले दिखाई देते हैं। वर्षा की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में वर्षा कंपैरेटिवली कम होती है, और जो भी वर्षा होती है वो मतलब करीब उसका जो औसत अगर हम पूरी कंट्री का लगाएं तो मात्र 35 सेंटीमीटर्स के लगभग आता है। सर्दियों में कुछ क्षेत्र में चक्रवातीय स्थिति भी देखने को मिलती हैं और कुछ मात्रा में उससे वहाँ पर वर्षा भी होती है। और गर्मी के ऋतु में जो बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून है वो कुछ मात्रा में यहाँ पर प्रविष्ट होता है और उस कुछ मात्रा में उससे यहाँ पर वर्षा होती है। अदरवाइज सुलेमान और किरथर जो है वो मानसून को प्रवेश से यहाँ पर रोक देते हैं। तो अगर हम वर्षा की बात करें तो विकट स्थिति यहाँ पर पाई जाती है। जैसे अगर हम कंट्री वाइज या एरिया वाइज बात करें तो अगर हम इस्लामाबाद को देखेंगे
तो वहाँ पर जो वर्षा का वार्षिक औसत रहता है वो करीब करीब 90 सेंटीमीटर रहता है, परंतु कराची में 20, लाहौर में 45, मुल्तान में 17 और क्वेटा में मात्र 24 सेंटीमीटर के लगभग रहता है। तो ओवरऑल इस स्थिति से हमें क्या जानकारी मिलती है कि वहाँ पर वर्षा की स्थिति कोई अधिक अच्छी नहीं है। शुष्क परिस्थितियां हैं, परंतु सिंधु नदी के बहाव क्षेत्र में होने की वजह से पाकिस्तान में कई आवश्यकताएं जो है उनकी वो इससे पूरी हो जाती है, तो उनको बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आती है। तो ये नदी जो है ये वर्ष पर्यंत बहती है, इसमें पानी का बहाव अच्छा रहता है, कृषि कार्य के लिए भी ये नदी बहुत उपयुक्त है। तो इस प्रकार से हमें हमारी काफ़ी सारी जो हम देखते हैं पाकिस्तान की जो समस्याएं हैं वो इनके द्वारा पूरी हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसी से कनेक्टेड एक और चीज़ की, वो है प्राकृतिक वनस्पति। हमने देख लिया कि वर्षा की कमी है। इस वर्षा की कमी का क्या रिजल्ट रहता है कि वनों का विस्तार भी जो है वो कंपैरेटिवली यहाँ पर कम है, और ऐसा माना जाता है कि लगभग 3% भाग में ही तीन या 3.5% भाग पर ही यहाँ पर प्राकृतिक वन फैले हुए हैं। तो वो उस कंपैरिजन में हम देखें तो काफ़ी कम है, परंतु यहाँ पर भी फिज़िकल परिस्थितियाँ इस प्रकार की है कि ये हर वैरायटी की वनस्पति यहाँ पे मिलती है। एक तरफ जो उत्तर के भाग हैं, डेफिनेटली वहाँ पर ठंड ज़्यादा है, अधिक ऊंचाई पे पाई जाते हैं, शीत ऋतु में बर्फीली स्थितियाँ पाई जाती है, तो वहाँ पे देवदार, चीड़, फर, स्प्रूस ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं। परंतु अगर हम बलूचिस्तान के पठार की बात करें, वहाँ पे पाइन और ओक के वृक्ष पाए जाते हैं। फिर हम आते हैं मध्य का जो नदियों का क्षेत्र है, उसके बेसिन में बबूल, शीशम, नीम और आम इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और अगर हम पूर्वी क्षेत्र जो थार मरुस्थल से लगा हुआ है उस क्षेत्र की बात करते हैं, तो वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं और रेत के टीले उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। परंतु सिंधु नदी के आसपास की अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ पे कंपैरेटिवली अच्छी वनस्पति और घास के मैदान है, परंतु यहाँ की कृषि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति को हटाना पड़ा है, उनके स्थान पर यहाँ पर कृषि कार्य किया जा रहा है। तो ये स्थिति पाकिस्तान की वनस्पति की है, और इस प्रकार से यहाँ पे वनस्पति की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, परंतु जो सिचुएशंस हैं यहाँ की, उन सिचुएशन के आधार पर हम इस प्रकार की वनस्पति इन क्षेत्रों में देखते हैं। आप इसको मैप पे देखिए, मैं आपको मैप इस पे डाल दूँगी PDF पे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की परिस्थितियाँ, किस प्रकार की जलवायु, किस प्रकार की वनस्पति इस क्षेत्र में पाई जाती है। थैंक यू।